हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों हमने कल आपको अपडेट किया था कि जो 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है बीपीएससी एई जो अधिमानता वाला है, जो अधिमानता का मामला है कि 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें 2019 वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया और उसका इम्पैक्ट आपका सिजिल 4 पर सीधे पड़ेगा। वो हमने कल बताया था आपको शॉर्ट में, लेकिन क्यों पड़ेगा उसको लिंकअप करने का प्रयास हम लोग इस जजमेंट के माध्यम से आज करेंगे। यानी कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो इसको पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप पूरे क्लियरिटी के साथ सिजिल 4 में तैयारी में लग सकते हैं ये समझने के बाद। और बीएसओ पे इसका क्या असर होगा, ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जजमेंट को देखते हैं, फिर एक एक चीज़ों को क्लियर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे हम लोग। देखिएगा, जैसे कि ये मामला था अभय कुमार पटेल एंड अदर्स वर्सेज आपका स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स था। ठीक है, तो अपीलेंट्स थे आपके अभय कुमार पटेल एंड अदर्स थे और रिस्पोंडेंट बिहार गवर्नमेंट को और अदर्स को यानी बीपीएससी को इसमें बनाया गया था। बीपीएससी यही मामला था ये। और इसमें देखिएगा, तो पॉइंट नंबर 3 को समझिएगा, हम लोग एक चीज़ को समझते चलेंगे आखिर ये मामला है क्या। तो देखिए, द डिस्प्यूट इन द प्रेजेंट केस इज विथ रिस्पेक्ट टू द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब समझिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता क्या है कि किसी भी चीज़ को बैक डेट से, मतलब कि जो चीज़ें बाद में हुई हो उसको पिछले चीज़ों को प्रभावित करना, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। ऑफ एन अमेंडमेंट टू द बिहार इंजीनियरिंग सर्विस क्लासेस सेकेंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज 2019 रूल्स, स्पेसिफिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 85 whereby weightage for prior contractual work experience was introduced after the selection process comparing the written examination had initiated and the provisional merit list had already been published। होता क्या है कि बीपीएससी एई की वैकेंसी 2019 में 4 नोटिफिकेशन जारी होती है और उस समय जो भर्ती आती है वो रूल क्या रहता है, तो बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज रूल क्लास सेकेंड रिक्रूटमेंट 2019 रहता है और ये प्रक्रिया चलते चलते 2022 आ जाती है। इसी बीच सरकार क्या करती है कि 2022 में एक रूल लाती है और उसको अमेंड कर देती है इसके नियमावली में। यानी कि जो बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लासेस सेकेंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 है, इसका अमेंडमेंट 2022 में कर देती है और उसमें एक रूल जोड़ देती है 8 कोस्ट 5। ये रूल क्या है, ये रूल अलाउ करता है कि जो भी कंट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देने का वेटेज का प्रावधान करती है। लेकिन ये वैकेंसी 2019 में आई रहती है और इस समय तक जब ये अमेंडमेंट किया जाता है तब तक इस वैकेंसी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यहाँ तक कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। तो इस रूल के खिलाफ बीपीएससी एई छात्र पटना हाई कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट में जो इनका रीट पिटीशन होता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। वहाँ से खासा इनको फ़ायदा कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हैं और चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है जो कि छात्रों को फेवर में है। तो पूरे डिटेल्स में समझिएगा, ये पूरे तरीके से हम लोग सीजीएल 4 से लिंकअप करने का प्रयास करेंगे इसको। द अपीलेंट्स हैड प्रीफर्ड द रिट पिटीशन चैलेंजिंग इन द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लास सेकेंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल 2022। तो पूरे पूरे इस रिट पिटीशन में इसको चैलेंज किया जाता है 2022 के अमेंडमेंट को। वेड नोटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे देखिएगा 1/2019 हेयर बाई इन रेफर टू 2022 अमेंडमेंट रूल्स डेटेड 9/11/2022। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा 9/11/2022 का रूल, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इशूड बाय द रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार विच अमेंड द 2019 रूल विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट दैट इज 6/3/2019। यानी कि ये 2022 में अमेंडमेंट करते हैं और इसको लागू करते हैं बैक डेट से 6/3/2019 के नोटिफिकेशन में, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला ये पहुंचा है। द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस द रिट पिटीशन ऑब्जर्विंग दैट द इशुएंस ऑफ द 2022 अमेंडमेंट रूल वाज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट ग्रांट वेटेज टू contractual employees and that the applicants had no indefeasible right to appointment merely because of inclusion of their names in the merit list
and as such retrospective application of the said amendment would not be illegal, hence the present appeal। यहाँ पे क्या होता है कि जब डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट की सुनवाई करती है तो ये बोलते हैं कि ये जो मामला है ये सरकार की अपनी पॉलिसी है और केवल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाना आपके चयन का आधार नहीं बनता है। इसलिए ये पॉलिसी है और पॉलिसी इलीगल नहीं होगी, और इसी आधार पे हाई कोर्ट क्या करती है कि छात्रों के रिट पिटिशन को डिसमिस कर देती है। अब यहाँ पे चूँकि फैक्ट्स है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यही मैंने जिक्र किया कि 2019 में 4 वैकेंसी आती है एई की, और इस 4 वैकेंसी के समय रूल क्या रहता है 2019 का। ये सारा चीज़ लिंकअप होगा CGL4 से। और इसके बाद देखिएगा बाद में क्या करती है 2022 में द सेड रूल 85 का रूल क्या कहता है कि 75% वेटेज रहेगा आपका रिटेन का और 25% वेटेज रहेगा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मार्क्स का। टोटल 100 इस आधार पर बनेगा, और यही मामला फंसता है जाकर के। द अपीलेंट्स हु हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड देयर प्लेसेज इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट परसुएंट टू द 2019 एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द 2019 रूल्स फाइल्ड CWJC नंबर इतना ऑफ 2022 बिफोर द हाई कोर्ट प्रेइंग एज फ्लोज। मतलब होता क्या है कि जब BPSC प्रोविजनल लिस्ट निकालती है 2019 रूल के अनुसार, तो जो सामान्य छात्र हैं वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पाते हैं, लेकिन 2022 में जब अमेंडमेंट कर देती है तो ये मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हैं और यही पहुंचते हैं हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले इनको बाहर कर देते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के। द इशुएंस ऑफ द 2022 अमेंडमेंट रूल्स इंट्रोड्यूसिंग रूल 85 विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 6/3/2019 अटेम्प्ट्स टू रीराइट द रूल्स ऑफ द गेम विच हैज़ ऑलरेडी बिगन। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलती है कि जो 2022 का अमेंडमेंट है आपका, जो आप संविदा कर्मी का रूल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो भी बैक डेट में जाकर के 2019 से करते हैं आप, चूँकि 2022 में आप रूल में अमेंडमेंट करते हैं तो 2019 में बैक से करते हैं, जो कि रीराइट करता है रूल्स को, क्योंकि गेम अगर ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है बाय रिड्यूसिंग द वेटेज ऑफ द रिटेन एग्जामिनेशन टू 75, यानी कि आप बैक डेट से जाकर के जो 100% रिटेन का वेटेज था उसको रिड्यूस करके आपने 75 कर दिया, एंड इंट्रोड्यूसिंग 25 मार्क्स फॉर कंट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस, और 25 मार्क्स आपने कंट्रेक्चुअल बेसिस का ऐड कर दिया। यही चीज़ें तो CGL4 में भी हुई है, अभी उसको समझना है आपको। द स्टेट हैज़ fundamentally altered the basis of selection and changed the eligibility criteria for being placed in the merit list which is not permissible। यानी कि सरकार क्या करती है कि जो संवैधानिक रूप से इसको अल्टर कर देती है और बाईपास करके सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसी को चेंज कर देती है, और मेरिट लिस्ट में देखिएगा क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन, और मेरिट लिस्ट में आने की क्राइटेरिया ही चेंज कर देती है जो कि परमिसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे इसमें समझिएगा 38 नंबर पॉइंट क्या कहता है। द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 85 क्रिएट्स एन एनोमोलॉजी वेयर कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड अंडर वन सेट ऑफ रूल्स आर नाउ बेइंग जज्ड बाय अनदर एक्स पोस्ट फैक्टो। यानी कि जो बैक डेट्स आप लगा रहे हैं 85 का रूल, संविदा वाला रूल, तो जो वन सेट में रूल्स के अनुसार पास हुए हैं अभ्यर्थी, आप फिर उनको बैक डेट में जाकर के दूसरे रूल से जज करना चाहते हैं। दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द अपीलेंट्स, यानी कि ये डायरेक्टली प्रभावित करती है जो अपीलेंट्स हैं, यानी कि जो सामान्य रूप से मेरिट में आ चुके थे उनको आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रभावित कर दे रहे हैं रूल को ही चेंज करके। हु मे बी पुश डाउन द मेरिट लिस्ट, जो कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं, और आउटस्टेड इंटायरली बाई कैंडिडेट्स हु स्कोर लोअर देन द रिटेन एग्जाम बट गेन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल मार्क्स फॉर कंटेक्चुअल बेसिस। और वे छात्र इनको बाहर कर देते हैं जो कि इनसे रिटर्न में कम नंबर लाए हैं, और इनको आप बेनिफिट दे रहे हैं कंटेक्चुअल बेसिस मार्क का, जो कि बाद में आपका लागू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दिया गया है द स्टेट कैन नॉट रिलाई ऑन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस टू ओवरराइड सच स्टैच्यूटरी रूल्स दैट वेयर इन फोर्स ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरुआत में नियम है उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें देखिएगा 41 नंबर पॉइंट जो है, देयरफॉर इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस द फाइंडिंग ऑफ द हाई कोर्ट
दैट द अमेंडमेंट वाज मेयरली अ पॉलिसी डिसीजन, यानी कि तब इस केस में ये पाया जाता है कि जो हाई कोर्ट ने ये बताया था अमेंडमेंट को कि ये सरकार की पॉलिसी है एंड कुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, और ये बैक डेट से भी अप्लाई हो सकती है टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन वर्गो इज कम्प्लीटली इनरोमस, और ये पूरी तरीके से गलत है, सरकार ने बोला। जो हाई कोर्ट ने माना था उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। इवन इज्यूमिंग दैट द 2022 अमेंडमेंट रूल्स आर पॉलिसी डिसीजन, भले ही 2022 का रूल सरकार के पॉलिसी डिसीजन हो, ठीक है, ऑफ द स्टेट, they cannot be implemented in a manner that violates the fundamental right to equality under the article 14 and 16 of the constitution of India by changing the selection criteria after the selection process has already begun। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ये भले ही सरकार की अपनी पॉलिसी है, जिसको कि हाई कोर्ट ने सही माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये भले ही सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन आप 2022 में अमेंडमेंट करके बैक डेट से इसको नहीं लगा सकते हैं। बैक डेट से लगाने का मतलब ही है कि जो संविधान ने आपको 2 आर्टिकल में अधिकार दे रखे हैं, राइट टू इक्वालिटी दे रखी है आर्टिकल 14 एंड 16 में, इसका सीधा सीधा उल्लंघन है, वायलेशन है इसका। क्योंकि आप जब क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उस बीच आप प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, उस नियम को अल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, तो इन व्यू द डिस्कशन मेड अबव इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन द रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 85 ऑफ 2019 रूल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 2022 अमेंडमेंट रूल्स कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन सो फॉर एज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 2019। तो इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है 2022 के अमेंडमेंट को 2019 के नोटिफिकेशन में। एंड देखिएगा यहाँ पे आगे हम लोग सीजीएल 4 का देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। व्यू ऑफ द अबव द irresistible conclusion that can be drawn in the facts of the present case is that the selection process pursuant to the 2019 advertisement must be finalized in accordance with the 2019 rule as they existed on the date of the advertisement। मतलब क्लियर है कि आप जो 2019 में नोटिफिकेशन निकाले थे उसको आप 2019 के रूल के अनुसार ही कीजिए, उसको 2019 के रूल के अनुसार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस डेट में नोटिफिकेशन आया था उस डेट में 2019 का रूल एग्जिस्ट किया था, ना कि 2022 का अमेंडमेंट वाला रूल, ठीक है। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द 2022 अमेंडमेंट रूल्स, और बिना 2022 के रूल को इंक्लूड किए आपको ये मेरिट बनानी होगी। बाय विच द वेटेज एंड एज रिलैक्सेशन फॉर कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस वाज इंट्रोड्यूस, जिससे कि जो संविदा कर्मी है उनको एज में छूट और वेटेज देने का प्रावधान किया गया था, उसको हटा करके करना है। एज सच द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन एंड अपॉइंटमेंट शैल बी मेड कंप्लीटिंग द प्रोसेस विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट। यानी कि जो बीपीएससी एई के अभ्यर्थी हैं 2016 बैच के, उनको 2019 के नोटिफिकेशन वाले, उनको जीत यहाँ पे मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि 6 जनवरी को जो जजमेंट आया, इसके 2 महीने के भीतर आपको मेरिट फिर से बनानी होगी। मेरिट 2019 के नियम के अनुसार बनेगी और 2022 के अमेंडमेंट के रूल को साइड रखना होगा, जिसमें कि संविदा कर्मी को एक्स्ट्रा मार्क्स देना था और एज में छूट देना था, और ये 2 महीने के अंदर काम कर लेना है। इसके अलावा कंसिक्वेंटली द इम्पंज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 5/7/2023 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना इन CWJC नंबर इतना 2022 सेट असाइड। और जो 5 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट पटना ने आदेश दिया था कि ये नियम सही है, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया 2022 इस 6 जनवरी के फैसले में। द अपील इज अलाउड, और अपील को अलाउड किया गया। द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइनलाइज द अपॉइंटमेंट्स, और सरकार को बीपीएससी को ये आदेश दिया गया, डायरेक्शन दिया गया कि आप अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज कीजिए बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड इन जून जुलाई 2022 स्ट्रिक्टली, यानी कि जो प्रोविजनल लिस्ट आया था उसी आधार पे आप मेरिट बनाइए। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ऑन अमेंडमेंट रूल 2019, यानी कि जो बिना संशोधन वाला 2019 का नियम है उसको फॉलो करते हुए। और 45 नंबर पॉइंट समझिएगा, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट द स्टेट हैज़ मेड अपॉइंटमेंट्स परसुएंट टू द इम्पंज्ड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट विच स्टैंड सेट असाइड, यानी कि जो हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर मेरिट आपने जारी करके जॉब दिया है उसको रद्द किया जाता है। हाउएवर देयर सर्विसेज मे बी डिस्पेंस्ड,
और उनकी सर्विसेज भी जा सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं विथ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और लॉ के अनुसार उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शंस एज इशूड शैल नॉट हैव एनी एडवर्स इम्पैक्ट इफ द स्टेट बिहार विशेज to continue the services of the person's appointment as above if they are deemed fit on the vacancies available if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above। यानी कि अब ये पूरा पूरा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि जो संविदा वाले इसमें नियुक्त हुए हैं या तो उनको आप हटाइए या आप अलग से अगर कोई पोस्ट क्रिएट करके उनको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मेरिट बेस का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए जो 2019 का रूल है। ठीक है, तो मे भी साइडो पोस्ट क्रिएट करके हो सकता है कि सरकार उनको रख ले संविदा कर्मी को, लेकिन इनका 2 महीने के भीतर जो छात्र सेलेक्ट हुए थे उनको नियुक्ति देनी होगी। अब इसका देखिएगा सीधा सीधा असर क्या पड़ेगा आपका, मैं बताता हूँ। देखिए यही नियम है जो हमने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जिसका जिक्र भी किया गया है कि पथ निर्माण विभाग ने 2022 में 9/11/2022 को नोटिफिकेशन रिलीज करती है जिसमें संविदा के नियम का इंक्लूजन कर देती है, लेकिन ये नियमावली जो 2019 में आई थी उसमें ये नियम नहीं था, 2022 में इंक्लूड किया गया। चूँकि वैकेंसी पहले आई थी और उस समय रूल कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था 2019 वाला, तो इसी आधार पे गवर्नमेंट में आदेश दिया कि जो बीपीएससी एई के अभ्यर्थी हैं उनको फिर से बहाल किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो 2022 के बाद है, चूँकि रूल में ये 2022 में शामिल कर लिया गया है, तो 2022 के बाद के अभ्यर्थियों को अभी राहत नहीं मिली है, क्योंकि ये केस इस आधार पे मेरिट में नहीं था कि आपका ये नियम गलत है कि सही है, इस पे केस ये था ही नहीं। केस था कि बैक डेट से क्यों लगा। ठीक है, और इसका फ़ायदा सीजीएल 4 में कैसे मिलेगा वो देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए बीपीएससी एई के अभ्यर्थी जो हैं 22 के बाद वाले को तो राहत नहीं है, लेकिन 19 वालों को राहत मिला है 4 नोटिफिकेशन में। अब देखिए जो सीजीएल की वैकेंसी आती है सीजीएल 4 की, तो उसमें नोटिफिकेशन में कहीं से भी संविदा कर्मी का जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण उसका है, कारण ये है कि जो सचिवालय सेवा शर्त नियमावली है जिसके आधार पे आपका एएसओ की बहाली होती है या वो वैकेंसी आती है सीजीएल की, उसमें कहीं से भी अभी तक के 2025 खत्म हो गया, 2026 आ गया, अब तक कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है जिससे कि संविदा कर्मी को 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाने का जिक्र हो, जैसे कि 2022 में एई में किया गया था। लेकिन सचिवालय सेवा शर्त नियमावली में अभी तक ये नियम नहीं इंक्लूड किया गया है, और यही कारण है कि बीएसएससी ने ये नियम नहीं लगाया था। लेकिन जीएडी ने एक आदेश दिया कि आप इसमें लागू कीजिए, सभी वैकेंसी में सभी लोग को आदेश दिया गया, तो बीएसएससी ने भी उसी आधार पर यहाँ पे संविदा नियोजन हेतु एप्लीकेशन का डेट खत्म होने के बाद ये लागू कर देती है 27/9/2025 के अनुसार। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैड के आधार पर हुआ है। अगर नियमावली की बात करें हम लोग, जो सचिवालय सेवा शर्त नियमावली है उसमें इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010, ये लेटेस्ट 21/3/2025 का है, इसमें भी कहीं संविदा का नियोजन का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नियमावली आती है अपडेट होती है वो देखिएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला 5 दिसंबर 2023 को होती है। यहाँ भी केवल सहायक की जगह पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाता है, लेकिन यहाँ भी संविदा कर्मी का मामला नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा टोटल हमने नियमावली को यहाँ पे लेने का प्रयास किया है और एक एक चीज़ों को हमने ध्यान से देखा है। कहीं भी इसमें संविदा कर्मी के नियोजन को लेकर के रूल का जिक्र नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि देखिए जब भी आप वैकेंसी जारी कर रहे हैं, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट आदेश का सीजीएल 4 में आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया था, इन द व्यू ऑफ अबव irresistible conclusion that can be drawn in the fact of the present case is that the selection process pursuant to the 2019 advertisement must be finalized in accordance with the 2019 rule as the existed on the date of the advertisement। यानी जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2019 का रूल एग्जिस्ट कर रहा था, तो जब सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आया है तो जो भी रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी तक वर्तमान में, उसमें संविदा वाला कहीं मामला ही नहीं है, और इसी आधार पे तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को जीत मिली है। तो सीजीएल 4 में भी ये रूल अभी तक लागू नहीं है, तो सीजीएल 4 वाले तो इस जजमेंट के आधार पे आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद ब खुद इसको हटाएगी, नहीं हटाएगी तो आप इस जजमेंट के आधार पर आगे जाएंगे तो खुद ब खुद सरकार को हटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, सीजीएल 4 को लेकर के बिल्कुल आपका रास्ता क्लियर है, क्योंकि रूल में इन्होंने ये गलती की है, जब इनको लागू करना था तो ये अगर कर दिए होते अमेंडमेंट तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता, उस कंडीशन में ये लगा सकते थे। लेकिन इनके रूल में कहीं जिक्र ही नहीं है सचिवालय सेवा शर्त नियमावली, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि जब नोटिफिकेशन आ रही है उस समय जो रूल एग्जिस्ट कर रहा है उसी के आधार पे आपको चयन प्रक्रिया करनी होगी विदाउट अमेंडमेंट।
तो अगर सरकार अब सीजीएल 4 में अब सचिवालय सेवा नियमावली है, अगर अभी भी उसमें अमेंडमेंट करती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीजीएल 4 को, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और हालांकि हमने पहले भी आपको बताते रहा है कि एएसओ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे फेवर में बात नहीं करते। देखिए, आप ही के फेवर में बात करते हैं। हेल्प, देखिए एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब होता है कि आपको हेल्प हो, ना कि आपको खुश करना होता है। तो मेरा प्रयास नहीं रहता है कि आपको खुश करना, बल्कि आपको हेल्प हो सके वो प्रयास रहता है। तो हो सकता है कि कभी-कभी आपको कोई चीज़ें गलत लगे, आपके सोच के अनुसार ना हो, लेकिन वो आपके हित के लिए ज़रूर सही है। दूसरी चीज़ कि बीएसओ में क्या इसका असर होगा? देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे फिर सीजीएल 4 को ये भी क्लियर कर देगा कि जब ये नियमावली बनी थी, देखिएगा, और सांख्यिकी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तो इसमें ये नियमावली में इन्होंने जिक्र किया है संविदा कर्मी का। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नियमावली में है। लेकिन हमने आरटीआई के माध्यम से, चूंकि हमारा हर संभव प्रयास है कि आपका हेल्प हो सके, ये पता किया तो 278 आवेदन किए हैं, जबकि शुरू में कोई नहीं थे। तो हमने इसके रिगार्डिंग अपील भी किया है कि इसको जल्द से जल्द बीएसएससी जांच करे, और ये अगर फर्जी है तो इनको बाहर करे। तो मे भी यहाँ भी आपको संविदा कर्मी कोई होंगे नहीं, हालांकि ये नियम मतलब रूल में है ये, लेकिन सीजीएल 4 वाले में, सचिवालय सेवा नियमावली में, ये रूल है ही नहीं। तो कहीं से भी संविदा कर्मी का मामला उसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। या तो सरकार खुद हटा दे बीएसएससी को बोल करके, या मामला ये जाएगा कोर्ट में, तो फिर इनको हटाना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छे से लग रहे हैं, जो भी संविदा कर्मी हैं एएसओ के। हाँ, अगर इंटर लेवल में बात करें तो जहाँ तक उम्मीद है कि इंटर लेवल में भी संशोधन ये नहीं हुआ है, लेकिन एक बार उसको कंफर्म कर लेंगे हम, तो अलग से आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन सीजीएल 4 में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई कहीं से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में है, क्योंकि रूल में संविदा कर्मी का कोई जिक्र नहीं है जब नोटिफिकेशन सीजीएल 4 का आया है, इवन अभी तक नहीं है रूल में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।